तीसरा पाठ, चिट्ठियों में यूरोप। पृष्ठ संख्या 16 से 22 तक। अब प्रस्तुत है पाठ चिट्ठियों में यूरोप। 22 मार्च 89, युगोस्लाविया, नेवी साध। प्रिय नीलू, शेरू, ककू, पुत्रक और तुम सबकी मम्मी, तुम सबको खूब प्यार। आज यहां पहुंचे 1 हफ्ता हो गया। मौसम अच्छा चल रहा है। यहां बसंत आ रहा है। सारे पेड़ नंगे खड़े हैं। एक अपनी विद्या जैसा पेड़ है जो हरा है। एक और जो नए साल पर घर घर लगाया जाता है, उस पर भी फूल आ रहे हैं। एक नीले और बैंगनी रंग का फूल है जो अपने यहां की सफेद कुमुदनी जैसे होते हैं। कुछ लाल, कुछ पीले, खुशबू नहीं होती। आज इतवार है, सो 1 बजे खाना खाकर आए और लिखने बैठ गए। आज हमने जो खाना खाया वह योगर्ट से शुरू हुआ। जैसा आइसक्रीम कप होता है वैसा बड़े कप में। रोज सूप होता है। उसमें सफेद सेम जैसी यहां की बीन लंबी और पतली होती है, बरबटी जैसी। फिर आइसक्रीम। यही 3 कोर्स रोज सुबह शाम होते हैं। खाते खाते उकताहट हो रही है। कभी कभी चावल होता है, स्ट्यू यानी करी के साथ खाने के लिए। एक दिन खरे सिके चिल्ले जैसी एक मिठाई आई। उसमें खट्टी बेरी का गूदा भरा था। सेवइयां पानी में उबली सूप में रहती हैं। और ब्रेड, सुबह ब्रेड बटर, मार्मलेड यानी जली या शहद, 30 ग्राम की छोटी छोटी प्लास्टिक डिब्बियों में। शहर के बीच दूना नदी बहती है। यह यूरोप के कई देशों में बहती है। नक्शे में देखोगे तो मिल जाएगी। नेवी साध शहर भी मिल जाएगा। हमने तुम लोगों के लिए इटली के सिक्के, यहां के सिक्के, एक सिक्का इंडोनेशिया का, मॉरिशस की कुछ टिकटें इकट्ठे किए हैं। चीजें यहां बहुत महंगी हैं। लोग कहते हैं मत खरीदो। रोज बाजार से गुजरते हैं तो तुम लोगों की याद आती है, बच्चों को देखकर। जो नदी है उसमें बड़े बड़े यात्री जहाज चलते हैं, इस देश के भी और हंगरी के भी। कल हमने देखे। यहां फुटबॉल बहुत खेलते हैं। 14 से 20 अप्रैल तक यहां विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप होने वाली है। एक आध रोज देखेंगे। बाजार में 20-20 मंजिल, 10-10 मंजिल की बिल्डिंगें हैं। यहां इस शहर में हजारों वर्षों पहले आए भारतीयों की संतानें हैं। यूरोपीय मालूम होते हैं। यहीं की वेशभूषा, भाषा। लड़के स्केटिंग के बहुत शौकीन हैं। हमारे कमरे की खिड़की से खेल के मैदान दिखते हैं। इस समय एक मैदान में फुटबॉल मैच हो रहा है। एक टीम की वर्दी सफेद है, दूसरे की लाल। मैदान यहां से लगभग आधा फर्लांग दूर है, पर हमारा कमरा 5वीं मंजिल पर है, इसीलिए साफ दिखता है। कमरे की खिड़की कमरे के बराबर ऊंची और चौड़ी है। अब हम लोग 22 हो गए हैं। 17 देश, माल्टा, मॉरिशस, मैक्सिको, बोलीविया, नाइजीरिया, माली, अंगोला, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इजिप्ट, जॉर्डन, इंडोनेशिया, भारत, चीन, कोरिया, थाईलैंड। नेपाल का एक लड़का दुभाषिया है, टंक प्रसाद ढकाल। कल हम लोग शहर से बाहर एक पोल्ट्री फार्म देखने जाएंगे, यूनिवर्सिटी की बस से। कल दोपहर हमने शादी पार्टी के बाद घर जा रही एक दुल्हन भी देखी अपनी खिड़की से। सफेद कपड़े पहने थी, नीचे से ऊपर तक। सर पर सफेद टोपी जैसी दिख रही थी। 50 एक लोग थे। आगे के हाल बाद की चिट्ठी में लिखेंगे। तुम लोग गौतम से एरोग्राम मंगाकर हमको चिट्ठी लिखना। तुम सबको प्यार। अच्छे से रहना ताकि मां को तकलीफ ना हो। तुम्हारा पापा। लेखक सोमदत्त। अभ्यास। शब्दार्थ। हफ्ता अर्थात सप्ताह। उकताहट अर्थात बेचैनी या अधीरता। दुभाषिया अर्थात 2 भाषाएं जानने वाला, मध्यस्थ, जो उन भाषाओं के बोलने वाले 2 व्यक्तियों की वार्ता के अवसर पर एक को दूसरे का अभिप्राय समझाए। विद्या जैसा पेड़ अर्थात पत्र लेखक का संकेत मोरपंखी की ओर है। योगर्ट अर्थात दही जैसा खाने का एक पदार्थ। बरबटी अर्थात एक पतली लंबी फली। खरासिका अर्थात
खूब अच्छी तरह सिका हुआ या करारा। चिल्ला अर्थात खाने की चीज। 50 अर्थात लगभग 50 संख्या। फलांग अर्थात दूरी का एक माप। एरोग्राम अर्थात विदेश भेजे जाने वाली चिट्ठी। पहला, पत्र के आधार पर प्रश्न। इस पत्र के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। क, इस पत्र का लेखक किस शहर या देश की यात्रा पर गया था? ख, उस देश में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं? वहां कौन सा खेल सबसे अधिक लोकप्रिय है? ग, उस देश के कुछ खाद्य पदार्थों के नाम बताओ। घ, लेखक ने यह क्यों कहा कि अच्छे से रहना ताकि मां को तकलीफ ना हो? दूसरा, पत्र से आगे। क, भारतीय खाने की कुछ चीजें जैसे चावल, सेवइयां, मिठाइयां यूरोप में अलग ढंग से खाई जाती हैं। क्या भारत में ये चीजें अलग अलग ढंग या तरीकों से बनाई और खाई जाती हैं? पता करो और बताओ। ख, दूना नदी यूरोप के कई देशों में बहती है। भारत में भी अनेक ऐसी नदियां हैं जो कई राज्यों के बीच बहती हैं। ऐसी कुछ नदियों के नाम लिखो। यह भी पता करो कि वे कौन कौन से राज्यों में से होकर बहती हैं। यहां पर दो स्तंभ दिए गए हैं। पहले स्तंभ में नदी का नाम और दूसरे स्तंभ में राज्यों के नाम लिखने हैं। तीसरा, मौसम और ऋतुएं। पत्र में लिखा गया है कि मौसम अच्छा चल रहा है। यहां बसंत आ रहा है। भारत के अलग अलग भागों में भी अलग अलग तरह का मौसम रहता है। साल भर अलग अलग ऋतुएं अपना प्रभाव दिखाती हैं। अब तुम बताओ कि तुम्हारे प्रदेश में साल भर मौसम कैसा रहता है? चौथा, खान पान। क, अपने प्रदेश की कुछ खाने पीने की चीजों के नाम बताओ। ख, अपने मनपसंद व्यंजन को बनाने का तरीका पता करो और लिखो। सामग्री, विधि। पांचवा, इकट्ठा करने का शौक। इसी पुस्तक के किसी पाठ में है कि कुछ लोगों को कोई खास वस्तु इकट्ठा करने का शौक होता है। कुछ लोग गुड़िया, पुस्तकें, चित्र, तो कुछ लोग डाक टिकट इकट्ठे करते हैं। पहला, यदि तुम्हें भी कोई चीज इकट्ठा करने का शौक है तो उसके बारे में अपने साथियों को बताओ। दूसरा, अपने या अपने किसी परिचित के बारे में लिखो जो इस तरह की चीजें इकट्ठा करता हो। तुम इन चीजों के बारे में लिख सकते हो। क, उन्हें कौन सी चीज इकट्ठा करने का शौक है? ख, वे इन्हें कहां कहां से इकट्ठा करते हैं? ग, उनके इस शौक की शुरुआत कैसे हुई? घ, वे इकट्ठी की गई चीजों को कैसे संभाल कर रखते हैं? ड़, इन चीजों को इकट्ठा करने और रखने में कौन कौन सी समस्याएं होती हैं? छठा, पेड़ पौधों के नाम। इस पत्र में लेखक ने अलग अलग तरह के पेड़ पौधों का जिक्र किया है। पता लगाओ वे कौन से पेड़ पौधे हो सकते हैं। इस काम के लिए तुम अपने अध्यापकों, अपने साथियों, पुस्तकालय या अन्य साधनों की भी सहायता ले सकते हो। जैसे संकेत में यहां पर क्रिसमस पेड़ का चित्र दिया गया है, उसका नाम लिखिए। क, जिसे नए साल पर लगाते या सजाते हैं। ख, सफेद कुमुदनी जैसा नीला बैंगनी फूल। ग, लाल और पीले फूल वाले पौधे। सातवां, मानचित्र में। इस पत्र में अनेक देशों, शहरों और नदियों का जिक्र किया गया है। मानचित्र में उन स्थानों के नाम भरो। आठवां, पत्रों के माध्यम। क, तुम लोग गौतम से एरोग्राम मंगाकर हमको चिट्ठी लिखना। ऊपर के वाक्य पर ध्यान दो और किसी डाकघर में जाकर पता करो कि एरोग्राम किसे कहते हैं। साथ ही यह भी पता करो कि पत्र भेजने के लिए वहां कौन कौन से साधन उपलब्ध हैं। ख,
आधुनिक तकनीक द्वारा भेजे जाने वाले पत्रों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करो, जैसे ईमेल, फैक्स आदि। 9वां, पत्रों का संकलन। पत्र अपने समय के महत्वपूर्ण व्यक्तियों की बातों या विचारों का दस्तावेज होता है, इसीलिए महत्वपूर्ण पत्रों का संकलन भी किया जाता है और समय समय पर उससे लाभ भी उठाया जाता है। तुम्हें पता होगा कि भारत की आजादी के लिए क्रांतिकारी आंदोलन भी चला था, जिसमें सरदार भगत सिंह भी शामिल थे। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान उनके द्वारा अपने मित्रों को लिखे गए एक पत्र को आगे दिया गया है, तुम इसे पढ़ो। पत्र है, साथियों, जिंदा रहने की ख्वाहिश कुदरती तौर पर मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मेरा जिंदा रहना मशरूत है, अर्थात सशर्त है। मैं बंदी बनकर या पाबंद होकर जिंदा रहना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी इनकलाब पार्टी का निशान बन चुका है और इनकलाब पसंद पार्टी के आदर्शों और बलिदानों ने मुझे बहुत ऊंचा कर दिया है, इतना ऊंचा कि जिंदा रहने की सूरत में इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरियां लोगों के सामने नहीं हैं। अगर मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएंगी और इनकलाब का निशान मध्यम पड़ जाएगा या शायद मिट ही जाए। लेकिन मेरे दिले राना ढंग से हंसते हंसते फांसी पाने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी और देश की आजादी के लिए बलिदान होने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि इनकलाब को रोकना साम्राज्यवाद की संपूर्ण शैतानी शक्तियों के बस की बात ना रहेगी। हां, एक विचार आज भी कचोटता है। देश और इंसानियत के लिए जो कुछ हसरतें मेरे दिल में थीं, उनका 1000वां हिस्सा भी मैं पूरा नहीं कर पाया। अगर जिंदा रह सकता तो शायद इनको पूरा करने का मौका मिल जाता और मैं अपनी हसरतें पूरी कर सकता। इसके सिवा कोई लालच मेरे दिल में फांसी से बचा रहने के लिए कभी नहीं आया। मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत और कौन होगा। मुझे आजकल अपने आप पर बहुत नाज है। अब तो बड़ी बेताबी से आखिरी इंतहा का इंतजार है। आरजू है कि यह और करीब हो जाए। आपका साथी भगत सिंह। अब तुम बताओ कि पहला, तुम्हें इस पत्र द्वारा आजादी से पहले किसके बारे में और क्या जानकारी मिली? दूसरा, तुमने पढ़ा कि पत्रों द्वारा तुम्हें देश विदेश की ही नहीं बल्कि किसी भी समय किसी भी महत्वपूर्ण बात की जानकारी मिल सकती है। तुम अपनी पसंद के विभिन्न समय, समाज और महत्वपूर्ण संदर्भों से जुड़े कुछ पत्रों का एक संकलन तैयार करो तथा उस पर अपने साथियों के साथ बातचीत भी करो।